नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चा जारी है, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो गुप्तकालीन राजनीतिक परिचय, कौन इसके संस्थापक हुए थे। बेसिकली जो गुप्त काल है वो साहित्य व कला की दृष्टि से जो है प्राचीन भारत का क्लासिकल एज या पर्ण युग कहा जाता है। रीड 2017 में आया था। क्लासिकल एज से आप क्या समझते हैं? तो क्लासिकल एज बेसिकली जो है गुप्त काल से संबंधित है। तो इस पर जो है सोर्सेज से रिलेटेड जो जितने भी सोर्सेज थे, पुरातात्विक थे, साहित्यिक थे, विदेशी यात्रियों का वर्णन है, उस पर जो है परिचर्चा की है। अब जो है इनके संस्थापक के बारे में, इनके जो महत्वपूर्ण जो नायक थे राजवंश के, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के बारे में, नरसिंहगुप्त, बालादित्य के बारे में, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बारे में जो है परिचर्चा करेंगे। सबसे पहला शासक है श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है कि यह जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है, और इत्सिंग नामक जो एक चीनी यात्री है वो इसके बारे में वर्णन करता है, और वो ये कहता है कि इसने एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया था। तो बेसिकली एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि श्रीगुप्त ने चीनी मंदिर बनवाया था, कथन को स्पष्ट करे। तो इसका यह हाँ, उन्होंने चीनी मंदिर बनवाया था। फिर जो है घटोत्कच आता है। घटोत्कच बेसिकली जो है श्रीगुप्त के बाद का शासक है, और उसका जो अभिलेखों वर्णन मिलता है तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुआ था। और घटोत्कच के जो महत्वपूर्ण बाद जो शासक बना वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका कार्यकाल माना जाता है 319 बीस से 335 ईस्वी। तो बेसिकली जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है महत्वपूर्ण संस्थापक माना जाता है। उसने वैवाहिक संबंध की एक कूटनीतिक रणनीति तैयार की और इसको गुप्त साम्राज्य को आधार प्रदान किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। इसने महाराजा अधिराज की उपाधि ली, और इसने जिस दिन वो क्या नाम राज सिंहासन ग्रहण किया था उस दिन जो है नए संवत का निर्माण किया, जिसे गुप्त संवत कहा गया। अलबरूनी ने अनुसार 319 व जैन ग्रंथ तिलोय परिणति के अनुसार इसका प्रारंभ 320 ईस्वी में। तो बेसिकली 319वीं और 320वीं। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसने शादी की थी, और चूंकि सिक्के जारी किया है तो इससे जिस पर जो है राजा रानी का नाम अंकित है। तो इसने जो गुप्त साम्राज्य को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य में सोना व रजत का प्रचलन भी करवाया था। फिर कांचगुप्त हैं, चंद्रगुप्त के बाद का शासक है। तो कांचगुप्त के बारे में ऐतिहासिक प्रमाणिकता सिद्ध है, इस कारण से जो है इसे चंद्रगुप्त के बाद रखा गया है। और इसने जो है सम्रोज्झहिच्छता एक सिक्का मिला है जिस पर लिखा गया है सर्व राज्योच्छेता। फिर जो है समुद्रगुप्त, सबसे इम्पोर्टेंट। समुद्रगुप्त को जो है 335 से 375 ईसा पूर्व का माना गया है, और चूंकि इसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी, जो भी आर्यव्रत के राज्य थे, दक्षिणापथ के राज्य थे, उन सब पर जो है विजय की नीति अपनाई थी। इस कारण से इसे जो है नेपोलियन भी, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो बेसिकली समुद्रगुप्त जो है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि तिलकेन भट्ट द्वारा स्थापित है। तो उन्होंने जो है समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है, क्या इन्होंने नीति अपनाई थी। तो इनकी जो नीति इस तरह है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य की पूर्ति धरणीबंध दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया है। अनवरत विजयों के क्रम में सर्वप्रथम आर्यव्रत के 3 राजा थे, जो शुरुआत में उसने जो सबसे पहले विजय पता कर रहे थे वो थे अच्युत जो कि था अरिछत्र का, नागसेन तो जो पद्मावती जो कि ग्वालियर के समीप है, कोटकुल्लज जो कि पूर्वी पंजाबी है, उनके बारे में किया था। फिर जो है बाद में दक्षिणापथ विजय के अंतर्गत जो है वो और भी आगे बढ़ता है। तो ये जो बेसिक दक्षिणापथ के जो 12 राज्य है, जो संघ है, वो संघ बनते हैं और उनके बीच युद्ध होता है और वो उनको पराजित कर लेता है। तो बेसिकली जो ये नेट जेआरएफ वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें यही पूछते हैं मैच करवाने का। तो कौशल का था महेंद्र, महाकांतार था व्याघ्रराज, कौशल का था मंडराज, पृष्ठपुर का था महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एरंडपल्ली का दमन था, कांची का विष्णुगुप्त जातो, जो ये था क्या नाम 12 राज्यों के जो ग्रुप का हेड था। अवमुख का नीलराज था, वेंगी का हस्तिवर्मन, पल्लक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। तो ये बेसिकली मैचिंग का क्वेश्चन आता है कि आप इनसे मैच कीजिए कौन कहाँ का राजा था। फिर जो है समुद्रगुप्त जो इन जो 12 राज्य थे इनके प्रति जो नीति अपनी उसे कहते हैं ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति अपनाई थी, जिनमें उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया था, उनको जो वापस जो उनका राज्य सौंप दिया था और उन पर जो अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। आर्यव्रत की दूसरी विजय, जो फर्स्ट विजय थी वो तो 3 जो राजा थे अच्युत था, पद्मावत थे, उन पर की थी। और बाद में सेकंड विजय में भी उसने जो है उत्तर भारत के अंदर जो है
रुद्रदेव, मद्दिल, नागदत्त, नागसेन, गणपति, अच्युत, नाग इत्यादि जो राजाओं को पराजित करके प्रसवोधरण की नीति अपनाई। तो आर्यावर्त की जो सेकंड विजय थी उस पर करती प्रसवोधरण। तो ये बेसिकली आते हैं सवाल। दक्षिणापथ के लिए कौन सी अपनाई? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की। आर्यावर्त के लिए दूसरी जो उसमें प्रसवोधरण की नीति अपनाई थी। आठवीं जो राज्य थे बेसिकली जो जंगली जो थे, क्या नाम, आठवीं का मतलब कबीलाई जो वन्य प्रदेश है उनके प्रति अपनाई थी परिचारीकृत नीति अपनाई थी। फिर जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित एक गणतंत्र जैसे मालव, अर्जुनायन, योद्धे, आभीर, प्राजून, सनकानिक, खरपरी को विजित, इन पर जो नीति अपनाई वो है सर्व कर दान आज्ञापकरण प्राणामागनम। इनको जो है वापस दान दे करके इनको जो है शीश झुकाने के लिए क्या, और इनको वापस जो है उनको अनुग्रह दे दिया। यहाँ पर भी जो बेसिकली इन्होंने जो है वो क्या नाम, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति का ही एक तरह से ये टाइप है। तो इसी आधार पर जो है विंसेंट स्मिथ है, ये भी सवाल आता है किसने जो है भारत जो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न जो इसकी जो महत्वपूर्ण प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि चंपू शैली में लिखित है। चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य का मिश्रण, उसे कहते हैं चंपू शैली। तो प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संगीत ज्ञान का भी श्रेष्ठ बताया गया है। नारद व तुमरू से इसकी तुलना की गई है। वो स्वयं बहुत अच्छा वीणा वादक था। उसके समय जो सिक्के मिलते हैं उस पर जो वीणा वादक लिखा हुआ है। प्रशस्ति के अनुसार उसने 1 लाख गायों का दान भी किया था। ये पुष्टि एरणभिलेख से भी होती है, जहाँ उसे स्वर्ण दान के क्षेत्र में पृथु व राघव से भी श्रेष्ठ, तो इसकी तुलना राजा पृथु व राघव से भी की जाती। विभिन्न शास्त्रों का जो है ज्ञाता भी था। चूंकि समुद्रगुप्त के सवाल आते इसलिए अपन डिटेल्स डिस्कशन कर रहे हैं। प्रशस्ति में उसे लौकिक व्यवहार में निर्वातक मनुष्य बताया गया, अन्यथा वह देवता है। वह एक धर्मनिष्ठ शासक था, इसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया। उसने धर्म का जो है प्रचार भी बहुत ज्यादा किया था। विंसेंट अभिलेख जो है कुमारगुप्त का है बेसिकली। समुद्रगुप्त के सिक्के, पुनः ताम्रपत्र, प्रभावती गुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख, उसके अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त श्रीलंका शासक मेघवर्ण को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति भी दी थी। तो बेसिकली जो फर्स्ट तो है जो श्रीगुप्त देता है, जिसका जो वर्णन है वो करता है इत्सिंग। तो इत्सिंग का कहना है कि श्रीगुप्त नामक शासक था जिसने जो है मृगशिखा वन में बुद्ध विहार दिया था। और ये जो है समुद्रगुप्त, ये भी जो है वहाँ का जो शासक है श्रीलंका का मेघवर्ण, उसको बोध विहार बनाने की अनुमति देता है। तो ये उसके जो है कूटनीति का परिचय है। फिर है रामगुप्त। तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता को लेकर के मत बताता है। कई विद्वान कहते हैं कि रामगुप्त था ही नहीं, कई कहते हैं था। और जो दुर्जनपुर का अभिलेख है वो कहता है कि रामगुप्त बिल्कुल वर्णन था। विशाखदत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें जो है रामगुप्त की जो है कायरता का वर्णन किया गया। इससे सिद्ध होता है कि रामगुप्त के बारे में ऐतिहासिकता का वर्णन मिलता है। तो गुप्त अभिलेखों में समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकार क्रम में चंद्रगुप्त सेकंड का उल्लेख आता है, लेकिन विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि रामगुप्त समय विशेष के लिए समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के संबंध में साहित्यिक साक्ष्यों में विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज का श्रृंगार प्रकाश, हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका आदि प्रमुख हैं। तो ये बेसिकली अभी जो लेक्चरार का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें आया था कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता से संबंधित कौन कौन से कथन वो है काव्य जो है शॉर्ट साइज के रूप में। तो सबसे पहला तो दुर्जनपुर का अभिलेख है, फिर जो है देवी चंद्रगुप्त नाटक है, फिर हर्षचरित्र है, फिर राजशेखर की काव्य मीमांसा है, भोज का श्रृंगार प्रकाश है, हर्षचरित्र है, पर शंकराचार्य की टीका इत्यादि में जो वर्णन मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य में अगर किया जाए तो रामगुप्त द्वारा प्रचलित एरण और वेश नगर से मिली ताम्र मुद्राएं, दुर्जनपुर से मिला अभिलेख, जैन मूर्तियां, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट का शासक था, उसने भी वर्णन किया कि रामगुप्त नाम का एक शासन था। गोविंद चतुर्थ के संगति खंभात लेके आते हैं। तो ये बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन बनता है रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्रमाणिक है या नहीं है। फिर जो है रामगुप्त से संबंधित जो साक्ष्य उपलब्ध हुए उसके आधार पर प्रस्तुत होता है कि रामगुप्त की कायरता शक शासक के प्रति उसका समर्पण, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासकों के पास सौंप देना, ये उसकी कायरता का प्रतीक है। और फिर जो चंद्रगुप्त अपनी विजय करता है। और रामगुप्त की इतिहास का पुनर्निर्माण करने वाले में सबसे जो प्रमुख है वो राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी के नाम से विख्यात इतिहास विज्ञ है, जो कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक विज्ञ भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर डी बनर्जी ने रामगुप्त को पुनः जीवित कर लिया था। बाकी इससे पहले माना जाता था कि समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त सेकेंड शासक बना था। तो आज अपन ने जो है गुप्त काल के महत्वपूर्ण 3 शासकों के बारे में डिस्कशन किया है। इसके बाद जो है अपन चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य
और नरसिंह गुप्त, बालादित्य, स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।